बार बार एंटीबायोटिक लेना कितना खतरनाक हो सकता है? बार-बार एंटीबायोटिक लेने से इसमें आप 2 या 3 तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आएँगी, जिसमें सबसे पहला तो यही है, हम्म। जो आजकल एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जी। दूसरा जो हमारी गट की हेल्थ होती है, यानी जब एंटीबायोटिक जाती है, हम्म। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया के अलावा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जी सर, बीच में एंटीबायोटिक कोर्स छोड़ देना कितना रिस्की है? ये काफ़ी रिस्की होता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको सलाह दी है 7 दिन की या 10 दिन की, जी। और जब हम एंटीबायोटिक लेना शुरू करते हैं तो 2 या 3 दिन के अंदर कई बार हमें महसूस होता है कि हम ठीक हो रहे हैं। लोग छोड़ देते हैं दो इसकी तीन वजह से दिन लोग छोड़ खाकर। देते हैं। हाँ सर, लाइफ स्टाइल, हाइजीनिक और इम्यूनिटी का इसमें क्या रोल है? लाइफ़स्टाइल का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हम्म। कि जैसे मान लीजिए, इसको अगर हम अपने घर से शुरुआत करें कि हम अपने घर में खुद और अपने बच्चों को हम आदत डलवाएँ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की। जी। एंटीबायोटिक्स, कभी ये दवाइयाँ मेडिकल साइंस की ताकत मानी जाती थी। आज यही दवाएं बेअसर हो गई हैं। एक समय था जब एक गोली लेने से बीमारी कंट्रोल में आ जाती थी। आज वही गोली कई बार कुछ नहीं करती। सवाल ये नहीं है कि मेडिसिन्स खराब हो गई है, सवाल ये है क्या हमने एंटीबायोटिक्स को ज़रूरत से ज़्यादा कैजुअली इस्तेमाल किया है। जब दवा बेअसर हो जाती है तो सिर्फ ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं होता, सिस्टम पर, साइंस पर और डॉक्टर पर भरोसा उठने लगता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोई टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आज हॉस्पिटल में दिख रहा है। डॉक्टर्स इसे रोज फेस कर रहे हैं और आम लोग बिना इसका नाम जाने असर झेल रहे हैं। आज की बातचीत इसी रियलिटी पर है। नो पैनिक, नो ब्लेम गेम, सिर्फ क्लियरिटी और फैक्ट। आज इसी सीरियस और ऑफन मिसअंडरस्टूड इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हारू, ईएनटी स्पेशलिस्ट, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और ऋषिकेश के सबसे सीनियर और भरोसेमंद डॉक्टर में से एक हैं, जो ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स क्यों बेअसर होती जा रही है और इस ट्रेंड को कैसे रोका जाए। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि इतनी बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर। सर, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्या होता है? इसे सिंपल शब्दों में हमें समझाइए। देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब आम भाषा में ये माना जाएगा कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं और जब हमें सहायता की ज़रूरत होती है, यानी हमारी इम्यूनिटी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं एक बाहरी सहायता के रूप में। लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि जो बैक्टीरिया हैं, इन्होंने एक ख़ास किस्म की एक ताकत डेवलप कर ली है, जिससे एंटीबायोटिक इन पे काम नहीं करती है। तो एक तरह से जब सहायता जो बाहर से जा रही है वो बेअसर है, तो बीमारी जो है वो हमारी और बढ़ जाएगी। इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके सर। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं? देखिए, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जो होता है उसके 3 से 4 तरीके होते हैं जिस तरह से ये एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। जिसमें पहले हम शुरुआत करें तो यानी कि ये अपने अंदर ही एंटीबायोटिक को आने नहीं देते हैं, तो जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें कुछ चेंज ले आते हैं, जिससे अगर एंटीबायोटिक इनके अंदर आने की कोशिश करेगी तो वो असफल हो जाती है। तो पहले ये एंट्री ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा होता है कि अगर एंटीबायोटिक कैसे भी करके अगर अंदर आ गई है, उसके बाद में जिस प्रोटीन से वो अटैच होती है, ये उसकी स्ट्रक्चर बदल देते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और दूसरा मैकेनिज्म है जिससे वो बेअसर हो जाएगी। तीसरा होता है ये कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो एक बार अंदर आ गई सेल के अंदर तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जो एक लास्ट इनका मैकेनिज्म होता है, ये एंटीबायोटिक को पंप आउट कर देते हैं, यानी ये सेल से बाहर निकाल देते हैं। इनके कुछ इन्फ्लक्स पंप्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो इन 3 और 4 तरीकों से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं डेवलप कर लेते हैं। ओके सर। वायरस इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक क्यों नहीं काम करते हैं?
देखिए, वायरस और बैक्टीरिया की जो एक बनावट होती है उसमें फ़र्क होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर एक सेल वॉल होती है, प्लस इनका कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो वायरस की बनावट से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक वायरस में काम नहीं करेगी, उनमें एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं जो काम करती हैं। ओके। बार बार एंटीबायोटिक लेना कितना खतरनाक हो सकता है? बार बार एंटीबायोटिक लेने से इसमें आप 2 या 3 तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आएँगी, जिसमें सबसे पहला तो यही है, जो आजकल एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जी। दूसरा जो हमारी गट की हेल्थ होती है, यानी जब एंटीबायोटिक जाती है, तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया के अलावा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जी। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो हमारी आंतें होती हैं, हमारी गट होती है, उनकी जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके रूप में हमें कई बार छाले होना, लूज मोशंस होना, जी। जी। ये सब प्रॉब्लम होती हैं। और अगर बार बार लंबे समय तक चलता रहे तो हमारी इन्फेक्शन पकड़ने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बढ़ जाती है। बिल्कुल। और कई बार कुछ दूसरे इन्फेक्शन होते हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन, वो सामने आने लगते हैं। तो बार बार एंटीबायोटिक लेने से ये काफ़ी दुष्प्रभाव हैं जो हम फेस कर सकते हैं आगे। जी। आज अगर हम लापरवाह रहे तो कल दवाएं भी हार मान जाएगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ी अगर तो छोटी बीमारी भी भारी पड़ जाएगी। सर, बीच में एंटीबायोटिक कोर्स छोड़ देना कितना रिस्की है? ये काफ़ी रिस्की होता है। अगर हम एंटीबायोटिक, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको सलाह दी है 7 दिन की या 10 दिन की, जी। और जब हम एंटीबायोटिक लेना शुरू करते हैं तो 2 या 3 दिन के अंदर कई बार हमें महसूस होता है कि हम ठीक हो रहे हैं। लोग छोड़ देते हैं, उसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो एक कॉलोनी जो डिस्ट्रॉय होगी उसकी वजह से एक हमें एक अच्छी फीलिंग आने लगती है, लेकिन जो रिमेनिंग कॉलोनी होती है उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव करते हैं, और फिर वो कुछ दिनों के बाद में एक बड़ा इन्फेक्शन लेके आपके सामने आएंगे, शायद रेजिस्टेंस लेके सामने आए। तो इसलिए अधूरा कोर्स तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, आई मीन नहीं करना चाहिए लोगों को। और ये शायद एक बहुत बड़ा कारण होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो अब आजकल फैलता जा रहा है उसके लिए। जी। 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 और बीमारी भी पूरी तरह से ठीक नहीं बिल्कुल, होगी, फिर बिल्कुल। कुछ दिन बाद बीमार पड़ हाँ, जाएंगे। तब आपको एक तो वही एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, और शायद उसके बाद एक आपको उससे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की हेल्प लेनी पड़े उसको ठीक करने के लिए। ओके तो सर। इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? देखिए, इसमें कुछ कारण माने जाते हैं, जिसमें अगर हम पहला हम करें कि ये होता है कि मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक या ओवर यूज़। जी। या मान लीजिए कि जैसे वायरल इन्फेक्शन है, ज़ुकाम, खांसी है, बुखार है, मोस्टली ये वायरल होते हैं। इसमें अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाए, चूँकि वहाँ पे बैक्टीरिया तो है नहीं और एंटीबायोटिक आपने ले लिया, तो उसमें एक संभावना होती है कि आप रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। दूसरा होता है कि मान लीजिए ओवर द काउंटर कहीं पे जाके मेडिसिन ले ली किसी केमिस्ट से या किसी से, तो वो एक कारण है, क्योंकि बिना डायग्नोसिस के आप मेडिसिन ले लेंगे, सेल्फ ही एंटीबायोटिक, या पुराना प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है वो जाके आप लेके आ जाते हैं। ये कारण होता है इंडिया में बहुत बड़ा। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि जो एक हाइजीन का लेवल होता है वो हमें थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। वो एक बड़ा कारण होता है हमारे यहाँ पे। दूसरा, एक ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी हेल्थ केयर्स होती हैं उस पे अभी भी थोड़ा सा और खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है सरकार को, ताकि हर समाज के हर वर्ग तक ये चीज़ पहुंचाई जा सके कि सैनिटाइजेशन कैसे रखना है, हाइजीन कैसे रखनी है, एंटीबायोटिक की अवेयरनेस पैदा की जा सके एक आम जनता के अंदर। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो जो अभी एक कारण इंडिया में जो फैल रहा है उससे हम काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। जी। इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं होता, कभी एक शब्द भी जान बचा लेता है। डॉक्टर साहब की मौजूदगी ही बीमार दिलों को हौसला दे जाती है। हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे फैलता है? हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कई कारण होते हैं, जिसमें अगर हम पहला बोलें तो कि चूँकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है आमतौर पे, तो इसमें जो स्टार्ट होता है वो पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होता है कि हम हॉस्पिटल्स को नीट एंड क्लीन रखें, जो सरफेस कंटामिनेशन होता है उसको कम किया जा सके, यानी कि बार बार जो हमारे सरफेसेस जिसमें फ्रीक्वेंट टच होते हैं, जैसे हॉस्पिटल के डोर्स होते हैं या मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट है, उनको डिकंटामिनेट किया जाए। जी। और जो स्टाफ होता है उसे प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के लिए इनकरेज किया जाए वहाँ पर। साथ में कुछ ऐसे पेशेंट जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं या जिनके अंदर ये पाया गया कि उनमें रेजिस्टेंस है, तो उनको थोड़ा आइसोलेट करके डिफरेंट प्लेसेस में रखना चाहिए, नॉट
मतलब जो कॉमन पेशेंट्स होते हैं उनके हम्म। साथ ना उनको रखा जाए। तो जी। ये सब चीज़ें करके जो इसके अलावा जो हॉस्पिटल का वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसको बहुत अच्छा करना चाहिए, प्रॉपरली एजेंसीज के थ्रू उसको डिस्पोज करना चाहिए। जो सीवेज सिस्टम है हॉस्पिटल का उसका डिस्पोजल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें करके हॉस्पिटल के तरफ से जो एक रेजिस्टेंस की इवेंट्स होती हैं उनको हम बहुत घटा सकते हैं। जी सर। क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है? बिल्कुल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर हम कहें तो हेल्थ केयर के अंदर एक बहुत क्रिटिकल एक प्रॉब्लम मानी जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक बनने में उसके रिसर्च डेवलपमेंट में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसका रेजिस्टेंस आने में कुछ महीने कुछ सालों में ही रेजिस्टेंस आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनके पास अपने रिसोर्सेज हैं वो थोड़ा बहुत इसका मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज होती हैं अपना वो जीडीपी का बहुत अच्छा हिस्सा खर्च नहीं करते हैं हेल्थ केयर पे। उसकी वजह से एंटीबायोटिक के बारे में जो हमने अभी बात करी थी कि अवेयरनेस नहीं है, या मान लीजिए उसकी डायरेक्शन में जो काम करने होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं जब उन्हें केयर नहीं मिल पाएगी या इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे तो मॉर्टिलिटी मृत्यु दर होती है वो कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सभी को हर कंट्रीज पे इसका असर पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये एज ए ग्लोबल एक प्रॉब्लम है और सबको मिलके ही इसका मुकाबला करना है। जी। आप नहीं, हम नहीं, सब है जिम्मेदार। इस लड़ाई में सबको साथ निभाना होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अगर रोकना है, सही इस्तेमाल अपनाना होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर बढ़ी तो फ्यूचर में क्या खतरे हो सकते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर बढ़ती है तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो एंटीबायोटिक जिनको हम एक्सप्लोर करते हैं सालों में और जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कुछ महीनों में, तो उसकी वजह से फ्यूचर में सर्जरी बहुत रिस्की हो जाएंगी। मान लीजिए किसी पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन है या किसी का कोई सर्जरी हो रही है ब्रेन से रिलेटेड है या कीमोथेरेपी हो रही है कैंसर पेशेंट्स की, और रेजिस्टेंट अगर मान लीजिए कोई पेशेंट फेस कर रहा है प्रॉब्लम एंटीबायोटिक का, तो उनका ट्रीटमेंट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो फ्यूचर में जाके ये सब चीज़ें एक ऐसी जगह पे हम पहुंच जाएंगे जहां हमारे सामने सब कुछ हो रहा होगा लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जी। तो इसलिए इस डायरेक्शन में तो हमें बहुत एक कह सकते हैं कि अच्छे लेवल पे हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। सर, क्या रेजिस्टेंस इन्फेक्शन का इलाज महंगा होता है? बिल्कुल, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन में अगर मान लीजिए किसी मरीज को ये इस तरह की एक समस्या आती है, तो उसके लिए जब उनको कुछ टेस्ट कराने होते हैं, उन टेस्ट की एक अपनी कॉस्ट है। उसके बाद में उस टेस्ट के आधार पे उन्हें कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि हाई जनरेशन होती हैं तो उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, जी। तो वो दी जाएंगी, और कई बार वो समय सीमा भी ज़्यादा हो जाती है इलाज की। तो कुल मिला के आपके टेस्ट, उसके बाद में एंटीबायोटिक्स और उसके बाद में जो लगने वाला समय, ये सब कुछ आपकी एक फाइनेंशियल बर्डन जो होता है उसको बढ़ा देता है। बिल्कुल। जी सर। वैक्सीनेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे कम करती है? वैक्सीनेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में एक दूसरी तरह से काम करती है। जी। जैसे मान लीजिए अगर कोई बैक्टीरिया है उसकी वैक्सीनेशन है, और जब हम वो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और उसके बाद में अगर हमें फ्यूचर में कभी उसी बैक्टीरिया से जुड़ा कोई इन्फेक्शन होता है, तब हमारा जो शरीर होता है वो उसका मुकाबला कर लेता है अच्छी तरह से। जी। और जब वो मुकाबला कर पाएगा तो हमें ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होगी और ना ही हमें फिर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली आप मान के चलिए कि वैक्सीनेशन इस मामले में बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जी। सर, लाइफस्टाइल, हाइजीनिक और इम्यूनिटी का इसमें क्या रोल है? लाइफस्टाइल का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि जैसे मान लीजिए इसको अगर हम अपने घर से शुरुआत करें कि हम अपने घर में खुद और अपने बच्चों को हम आदत डलवाएं फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग की, जी। तो उससे वो इन्फेक्शन का एक्सपोजर बहुत कम होगा हमें। इसके अलावा जैसे जब हम घर से बाहर निकलें कहीं आउटिंग पे कुछ खाने के लिए, तो हम ये देखें कि स्ट्रीट फूड जहाँ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किन कंडीशंस में बना हुआ है, किन कंडीशन में वो आपको परोसा जा रहा है, वो सब कुछ देख के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ से आने वाले इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। उसके बाद में इम्यूनिटी होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, कोई योगा करते हैं या जिम जाते हैं या फिर हम वॉकिंग करते हैं, ये इनडायरेक्टली हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं और छोटे मोटे इन्फेक्शन को हम लोग बिना किन्हीं खास दवाओं के
उनका मुकाबला कर लेते हैं। तो ये आपकी एंटीबायोटिक की ज़रूरत को भी कम करती है, और जब उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो रेजिस्टेंस अपने आप कम होगा। तो क्या इसमें डाइट भी रोल निभाती है? बिल्कुल रोल निभाती है। डाइट में बस आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जब हम मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो रॉ मिल्क ना हो, उसको अच्छी तरह से बॉईल किया जाए। जब हम कुकिंग करते हैं तो वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद में और प्रॉपरली उनको कुक किया जाए। एक तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, उसके बाद में हम बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट अगर लेते हैं तो ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और वो ही हर जगह काम करती है। जिससे आप कम बीमार पड़ेंगे, कम दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप एक समाज की हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली। और आज के जो जनरेशन टीनेजर बच्चे हैं वो फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? देखिए, फास्ट फूड जो होता है ये तो कई स्टडीज़ में बात प्रूव हो चुकी है कि फास्ट फूड जो होता है वो हमारे जो भूख होती है उसको बहुत बड़े लेवल पे उसे शांत कर देता है जल्दी, और वो टेस्टी होता है, बच्चों को अच्छा लगता है तो उसे ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो फास्ट फूड जो है हमारी जो इंडियन सेटिंग्स हैं उसके लिए नहीं बना हुआ है। जी। उसमें फाइबर की मात्रा भी कम होती है, उसमें फैट कैलोरीज और ज़्यादा शुगर होती कैलोरीज बिल्कुल हैं। इनडायरेक्टली वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ। तो वो जो चीज़ें हैं बहुत लंबे समय में जाके यंग एज में ही बच्चों को जो बीमारियां हमें 40s 50s में आती हैं वो यंग एज में आने लगेंगी, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये सब जी चीज़ें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हम पहले हमारे बुजुर्गों को हुआ करते थे वो आज बिल्कुल यंग बच्चे भी फेस कर रहे हैं उस बिल्कुल बीमारी को। बिल्कुल। तो डाइट का पूरा ध्यान रखें, फास्ट फूड तो बिल्कुल ना खाएं, और हाइजीनिक हमेशा रहें। आखिर में ऑडियंस के लिए आपका क्या मैसेज है जिसे आज से ही फॉलो करना चाहिए सभी को? मैं आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्म। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रोकने के लिए हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं समाज के तौर पे, जी जी कि जी। किसी हम एक चीज़ को एक प्रण कर लें कि हम किसी भी हालत में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर करें तो उसका कोर्स पूरा करें, बीच में ना छोड़ें। अपनी बची हुई मेडिसिन हम किसी और को ऑफर ना करें। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो एक ऐसी परेशानी जो हमें अभी आंखों से नहीं दिख रही है लेकिन वो भविष्य में हम सबको परेशान करेगी, उससे हम समय रहते ही छुटकारा पा सकते हैं। अपने आप अपना इलाज ना करें, बिल्कुल। डॉक्टर को इलाज करने दें। यस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक सिंगल डॉक्टर या पेशेंट की गलती नहीं है, ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है। ओवर प्रेस्क्रिप्शन, सेल्फ मेडिटेशन और कोर्स अधूरा छोड़ना, ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। आज की बातचीत का मकसद फियर नहीं बल्कि क्लियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी था। डॉक्टर हारून, आपने अपने 25 साल के अनुभव से इस कॉम्प्लेक्स इशू को सरल और सटीक शब्दों में समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमें ऐसी बातचीत का मौका ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। मैं हूँ अर्चना झा चौधरी और आप सुन रहे थे जब दवा बेअसर हो जाए। फिर मिलती हूँ एक अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक पर एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक एंटीबायोटिक सोच समझकर और ज़रूरत पड़ने पर ही लें।